नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल की अपनी क्लास तराई क्षेत्र पर अटक गई थी और आज वापस शुरू करते हैं तराई क्षेत्र, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था बाबर संरचना के आधार पर मैदानी प्रदेश का विभाजन, जिसमें पहला पढ़ा था अपन ने बाबर जो हिमालय क्षेत्र के पदेन क्षेत्र में स्थित होते हैं, बड़े बड़े कंकर होते हैं, नदी दिखाई नहीं देती है और इसकी क्षेत्र होता यानी कि इसका विस्तार जो है 8 से 15 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद था तराई क्षेत्र जो बाबर के दक्षिण में स्थित था, नदियाँ दिखाई देती है और 15 से 30 किलोमीटर इसका विस्तार बाबर के दक्षिण में है और यहाँ पर गहन वनस्पति पाई जाती है, जलमग्न क्षेत्र है और विविध वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से अभी अपन अध्ययन करेंगे। इसका जो विस्तार है 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में, 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में, और यह इसकी स्थिति जो है वो है बाबर के दक्षिण में, बाबर के दक्षिण में, बाबर के दक्षिण में। और यह जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, यह मूलतः यूपी, पंजाब, हरियाणा में कृषि हेतु उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख फसलें जो पंजाब, यूपी और हरियाणा में जो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है उनमें प्रमुख फसलें हैं गन्ना, गेहूँ आदि। और यहाँ इस क्षेत्र में यानी कि जो तराई क्षेत्र है यह एक जलमग्न क्षेत्र है। जलमग्न क्षेत्र बोले तो हमेशा जल से भरा हुआ रहता है, जल से भिगा हुआ रहता है, या इसे दलदली भी कहा जाता है, दलदली भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ से जो पानी निकलता है और वो जो नदियाँ यहाँ बहती रहती है, इस कारण से ये क्षेत्र हमेशा जलमग्न रहता है, जल में डूबा हुआ रहता है। इस कारण से ये दलदली बन जाती है और जलमग्न भूमि रहती है। इस कारण से यहाँ पर गहन वनस्पति पाई जाती है, और इस वनस्पति के कारण यहाँ विविध वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं तराई क्षेत्र में यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो नदियाँ, बाबर क्षेत्र में नदियाँ ऊपर की तरफ निकलती हुई या प्रवाहित होती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ तराई क्षेत्र में नदियाँ ऊपर दिखाई देती है या दृश्य है पर दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। और यह क्षेत्र जो है अब केवल जो तराई क्षेत्र अब केवल उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में स्थित है। अब केवल ये तराई क्षेत्र खाली उत्तर पूर्व के क्षेत्र में ही दिखाई देता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी में ये कम दिखाई देता है। उसके बाद तीसरा पार्ट था अपना खादर। तीसरा पार्ट कौन सा था? खादर। ये एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और 2 बार इसका रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन खादर। इसके बाद अपन पढ़ते हैं खादर के बारे में। तराई क्षेत्र का विस्तार 15 से 30 किलोमीटर, स्थिति बाबर के दक्षिण में, मूलतः यूपी, पंजाब और हरियाणा में, बिहार में नहीं सॉरी, जिसमें प्रमुख फसलें जो है गन्ना, गेहूँ, जलमग्न या दलदली भूमि
के कारण यहाँ पर गहन वनस्पति पाई जाती है और विविध वन्य जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ नदियाँ जो है ऊपर बहती हुई दिखाई देती है। तराई क्षेत्र अब केवल उत्तर पूर्व के क्षेत्र में रह गया है, बल्कि उत्तर में कम दिखाई देता है, पंजाब हरियाणा टाइप में। फिर आता है तीसरा खादर। खादर क्षेत्र या खादर मैदान। अब ये क्या होता है? खादर बताया था हमने, जो नदियाँ बहती है ये अपने किनारों पर क्या जमा कर देती है? जो अपने साथ लाया हुआ अवसाद जो मिट्टी है वो जमा कर देती है और वही खादर कहलाता है। नदियों द्वारा अपने साथ लाए गए नए अवसादों द्वारा निर्मित होता है। अवसादों द्वारा निर्मित होता है, जिन्हें नए जलोढ़ कहा जाता है। जिन्हें नए जलोढ़ कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ अब यह है कि यहाँ मानसून के दौरान, जब मानसून आता है तो मानसून के दौरान नदियाँ जो है मानसून के दौरान नदियों में बाढ़ आ जाती है। नदियों में क्या आ जाती है? नदियों में क्या आ जाती है? प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है। नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है। इस कारण से यह प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष नए जलोढ़ आते हैं। और यह नए जलोढ़ क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ। इस कारण से यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। ठीक है मित्रों, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि और सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। दो चीज़ होती है, एक तो होता है उत्पादन और एक होती है उत्पादकता। उत्पादन होता है कि ग्रॉस लेवल पे ये खेती की जाती है, पूरे खेत का निकालते हैं तो कितना बोरी अनाज होता है? मान लो कि 4 बोरी। अब ऐसा जो क्षेत्र है ये वाला जलोढ़ वाला, कि यहाँ पर जो 1 हेक्टेयर में कितना बोरी हो जाता है? 4 बोरी। अगर 1 हेक्टेयर में 4 बोरी हो रहा है तो ये उत्पादकता ज़्यादा है। अगर उत्पादन है तो ये 4 बोरी हो रहा है पूरे खेत का, यानी कि मान लो कि ये 4 हेक्टेयर में है, 4 हेक्टेयर में 4 बोरी और यहाँ 1 हेक्टेयर में 4 बोरी हो रहा है, तो ये उत्पादकता ज़्यादा है। यहाँ पर कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता है। इस कारण से यहाँ सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। और फिर आते हैं अपन 4 नंबर पे बांगर। 4 नंबर पे क्या है? बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र में देखते हैं कि ये जो है खादर के दोनों तरफ जमा होता है और ये पुराने जलोढ़ होते हैं। सर्वाधिक उत्पादन इसमें होता है बांगड़ में। सर्वाधिक उत्पादन का होता है बांगर में या बांगड़ में। और यहाँ जो कैल्शियम के पिंड होते हैं उन्हें कंकड़ कहा जाता है। और यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादातर सिंचाई करते हैं तो एक नमक की परत ऊपर जम जाती है। उस नमक की परत को रेह या कल्लर कहा जाता है। और तीसरी बात है कि यहाँ एक बूढ़ नाम का भी आता है, जिसमें जो बरसात होती है मानसून के दौरान, जो ऊपर की मुलायम मिट्टी है वो वहाँ से निकल जाती है और पीछे पथरीला मैदान रह जाता है, उसे बूढ़ कहा जाता है। अब बांगर के बारे में अपन पढ़ते हैं। यह नए जलोढ़ के दोनों ओर जमा हो जाता है। यह उपजाऊ होता है। इस कारण सर्वाधिक उत्पादन, अब यहाँ सर्वाधिक उत्पादन आ रहा है और यहाँ सर्वाधिक उत्पादकता थी, जो सर्वाधिक, इस कारण यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है।
सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब आगे देखते हैं कि जो बांगड़ क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब जो यहाँ है एक 3 टर्म है, 3 टर्म यानी कि टर्म्स कौन कौन सी है? पहली होती है एक कंकड़। कंकड़ क्या होता है? कैल्शियम के जो पिंड होते हैं, यानी कि ये जमा हो जाता है खादर के दोनों ओर। खादर जब गुराना हो जाता है तो वो थोड़ा आगे खिसक कर वो गुराने जलोढ़ बन जाता है और वही खादर बाद में क्या बन जाता है? बागड़ क्षेत्र या बांगर बन जाता है। और वही उसी में क्या होता है? एक कैल्शियम के पिंड होते हैं, कैल्शियम के पिंड होते हैं। कैल्शियम के पिंड यानी कि कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, कैल्शियम की आकृति में, या उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं कैल्शियम के होते हैं, उस कारण उनको कंकड़ कहा जाता है, कैल्शियम पिंड को। दूसरी टर्मिनोलॉजी है बूढ़। क्या है? बूढ़। बूंद नहीं कह देंगे, बूढ़ पढ़ा जाता है इसको। बूढ़ जो है मुलायम मिट्टी जो है मानसून के दौरान बांगड़ में मुलायम मिट्टी जो है वो ऊपर से हट जाती है। मुलायम मिट्टी का क्या हो जाता है? अपर्दन। मुलायम मिट्टी का अपर्दन होकर पीछे पर्वतीय या पथरीला मैदान रह जाता है। पथरीला मैदान रह जाता है, उसे कहते हैं बूढ़। तीसरी टर्मिनोलॉजी है 2 बूढ़। दिख रहा है ये बूढ़ है। और तीसरी टर्मिनोलॉजी है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरी टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेह या कल्लर। रेह या कल्लर। अब रेह या कल्लर क्या है? ज़्यादा सिंचाई करने के कारण, ज़्यादा सिंचाई के कारण नमक की सफ़ेद परत जम जाती है। नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, उसे रेह या कल्लर कहा जाता है। कल्लर कहते हैं। कहते नहीं, अरे कल्लर यानी कि सफ़ेद जो नमक की परत जम जाती है, उनकी धौली परत जब जमे नहीं, ज़्यादा सिंचाई करे जने, तब उसे कहते हैं रे या कल्लर कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब कंकड़ कहते हैं जो छोटा छोटा काकरा बिया करें, उसको बोलते हैं कंकड़। फिर बूढ़ जो है मुलायम मिट्टी ऊपर से निकल जाती है और पीछे पथरीला मैदान रह जाता है, पथरीली जमीन रह जाती है, उसे कहते हैं बूढ़। यह हो गया आपका मैदानी प्रदेश। एक बार ये नोट कर लीजिए और 2 बार इसको तुरंत रिवीजन कर लीजिए। कंकड़ के लिए यहाँ तक है, कैल्शियम पिंड तक। बूढ़ के लिए यहाँ तक है। और ये है अपना रेह या कल्लर, जो नमक की सफ़ेद परत होती है वो जम जाती है। इसको वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, या साथ ही साथ में मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिखते जाए। अब खादर क्षेत्र किया था नदियों द्वारा अपने साथ, ये आप मेरे साथ में रिपीट करते हुए बोलते जाइए। अपने साथ नए लाए गए नए अवसादों द्वारा निर्मित होता है, उसे नए जलोढ़ कहा जाता है या खादर क्षेत्र कहा जाता है। मानसून के दौरान नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है खादर क्षेत्र में। प्रतिवर्ष बाढ़ कहाँ जाती है? खादर क्षेत्र में। और यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ जमीन है और सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। बांगड़ क्षेत्र यह नए जलोढ़ के दोनों ओर जमा हो जाता है और यह उपजाऊ होता है, इस कारण यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब 3 टर्म क्या है इसकी? कंकड़ किसे कहते हैं? कैल्शियम के पिंड को कंकड़ कहा जाता है। बूढ़ मुलायम मिट्टी का अपर्दन होकर पीछे पर्वतीय या पथरीला मैदान रह जाता है, उसे बूढ़ कहा जाता है। अब रेह या कल्लर क्या है? ज़्यादा सिंचाई के कारण नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, उसे रेह या कल्लर कहा जाता है। अब यह हो गया आपका भौगोलिक प्रदेश में पहला तो था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पढ़ लिया अपन ने। दूसरा पार्ट था उत्तरी मैदानी प्रदेश, पढ़ लिया अपन ने। अब तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय
पठारी क्षेत्र या पठारी प्रदेश। अब ये अपन आगे अभी स्टार्ट करेंगे इसको। तो टॉपिक डाल दीजिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है, पहले आप यह बताइए प्रायद्वीप क्या है। आप अपने मन में विचार करिए, प्रायद्वीप नाम क्यों पड़ा। प्रायद्वीप नाम पड़ा क्योंकि भारत जो है, नीचे का जो दक्षिण का क्षेत्र है वो तीन ओर से, भारत का जो क्षेत्र है वो तीन ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ होने के कारण उसे प्रायद्वीपीय प्रदेश या उपमहाद्वीप भी कहा जाता है भारत को। इस कारण से ये जो प्रदेश है पठारी प्रदेश, ये भारत के दक्षिण में स्थित है, गुजरात का क्षेत्र। और यहाँ ये पूरा जो है तीन ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहा जाता है। त्रिभुज आकार में इस तरह से है वो। देखते हैं अपन मैप के द्वारा अभी देखते हैं, जैसे कि ये है भारत। और भारत में देखते हैं कि यहाँ से जब गुजरात की सीमा जब यहाँ शुरू होती है, अब देखते हैं, देखो यहाँ तो हो गया था पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यहाँ हो गया अपना मैदानी प्रदेश, ठीक है ना। अब आ रही है तीसरी बात, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो ये हो गया तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चौथा हो जाएगा तटीय प्रदेश। चौथा क्या हो जाएगा, तटीय प्रदेश। पांचवा हो जाएगा अपना द्वीपीय समूह। अब ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है, ये पूरा पठारी प्रदेश है, पठार से और पर्वतों से इसका निर्माण हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौगोलिक प्रदेश है। और यहाँ अरावली श्रेणी या विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है ना। अब यहाँ बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, कई पठार इसमें अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह धात्विक खनिज की दृष्टि से संपन्न है, संपन्न क्षेत्र है धात्विक खनिज की दृष्टि से। और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, लावा पठार होने के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि है, कृषि उपयुक्त भूमि, जिसमें ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है, ठीक है ना मित्रों। यह एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और रही बात इसके बारे में, यहाँ धात्विक खनिज खूब पाया जाता है। मैंने बताया धात्विक संपन्न या धात्विक खनिज संपन्न क्षेत्र है। ये एक शिल्ड का उदाहरण है। शिल्ड बोले तो यह एक शिल्ड का उदाहरण है, मतलब कि ये कटा फटा पुराना और अपर्दित पठार है। कटा फटा पुराना और अपर्दित पठार है, अपर्दित पठार है, ठीक है ना। अपर्दित पठार या शिल्ड पर्वतीय प्रदेश है। इसका निर्माण जो है पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व अवसादी चट्टानों से हुआ है। अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है मित्रों। इतनी जानकारी आप एक बार लाइन टू लाइन लिखते जाएंगे। एक बार ये बना दीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है। पहले देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व अवसादी चट्टानों से। इसका विस्तार कितना है,
इसका विस्तार है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और यह भारत का सबसे पुराना व सबसे पुराना भी और सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। ये ध्यान में रखना, सबसे पुराना व सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तीसरी बात, इसका यह जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चौथी बात, यह जो है यह एक शील्ड प्रकार का पठार है, शील्ड प्रकार का पठार है। अब शील्ड प्रकार का पठार कैसे हुआ? क्योंकि यह कटा फटा पुराना व अपर्दित पठार है। अपर्दित पठार कैसे हुआ? अपर्दन यानी कि नदियों के द्वारा क्या इसका अपर्दन, कटाव हो जाता है। नदियाँ एक रास्ते से रास्ते चेंज करती रहती है और इस तरह से इसका जो है अपर्दन होता रहता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यह धात्विक दृष्टि से संपन्न है। यह पठार धात्विक खनिज की दृष्टि से संपन्न है, धात्विक खनिज की दृष्टि से संपन्न है। यानी कि यहाँ पर धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और यह एक क्या है? लावा पठार है। यह क्या है? एक लावा पठार है जिसमें क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती और नकदी फसलों की खेती भी की जाती है। ठीक है मित्रों, एक बार ये इतना उतारिए, इसके बाद और लिखवाता हूँ मैं। इसके बाद और लिखेंगे, इसको मैप के द्वारा देखते हैं कि इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 1700 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की इसकी जो चौड़ाई है वो है 1400 किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 600 से 900 मीटर। तो इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसको साफ कर लेता हूँ ऊपर से। इसका निर्माण पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व अवसादी चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। और भारत का सबसे पुराना और सबसे पुराना भी और सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है यह भारत का। और यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह एक शील्ड प्रकार का उदाहरण है जिसमें अपर्दित पठार और कटाफटा पुराना पठार होने के कारण यह पठार धात्विक खनिज की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ पर ज़्यादातर धात्विक खनिज पाए जाते हैं इस पठार में। यहाँ लावा पठार है, काली मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ कपास के लिए उपजाऊ भूमि है। अब आगे देखते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है भाई? 1700 किलोमीटर। और इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और इसकी औसत बोले तो एवरेज ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर, एक बार ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसके बारे में कि ये जो है यहाँ इसका जो क्षेत्र क्या है? ये अरावली पर्वतमाला, ये विंध्य पर्वतमाला, यहाँ से कैमूर श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और यहाँ कैमूर श्रेणी है। यहाँ में मालवा का पठार है, यहाँ मध्य भारत का पठार है। ठीक है ना मित्रों? यहाँ बघेलखंड का पठार है, यहाँ वापिस मालवा का पठार है, ये मेवाड़ का पठार है, ये मालवा का पठार है। बघेलखंड का मध्य भारत का यहाँ वापिस आता है, यहाँ वापिस आते हैं अपन तो रांची का पठार और छोटा नागपुर का पठार, वो सारे पठार यहाँ पर है। एक बार ये नोट कर लीजिए। और मैं ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको साफ करूँ और फिर इसके बारे में ये जो है ये चीज़ मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊँ। एक बार ये नोट कर लीजिए।
साफ कर रहा हूँ ये मैं, है ना, तब तक आप वो उतार लीजिए और रिवाइज कर लीजिए पूरा। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जितना लिखा है एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब देखते हैं। अब ये है कि पर्वतीय पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। ये नोट डालिए, बड़ा सा नोट 2000 वाला, और लिखिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से? 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, दूसरा कौन सा? दक्कन पठार, दक्कन पठार या दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, और ये मिडल हाई रेंज। इसको 2 भागों में बांटा गया है। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, अब मध्यवर्ती उच्च प्रदेश जो है, ये मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, इस मध्यवर्ती उच्च प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत है, कौन कौन से पठार है, कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन सी रेंज पड़ती है, कौन सा पठार कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, ये सारा अपन अध्ययन करेंगे। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश में पहले तो देखते हैं ये गर्मी खूब पड़ रही है। आप लोग घर में रहे और पढ़ते रहे, बाहर आने का प्रयास ही ना करें, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, आप लोग काले पड़ जाएंगे। और अपने करियर की पहली बात है, करियर फर्स्ट है अपना। अब देखते हैं कि यहाँ मान लो कि यह अरावली की श्रेणी है। ये क्या है? अरावली श्रेणी है। ये हो गया अरावली, अरावली श्रेणी। ये नीचे हो गया विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। और यहाँ जो है ये मेवाड़ पठार हो गया। ये कौन सा पठार हो गया? मेवाड़ पठार। ये हो गया यहाँ पे आपका मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार, ठीक है ना। और ये हो गया आपका बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। दिख रहा है मित्रों? इसको थोड़ा विंध्याचल को नीचे कर देंगे। और यहाँ हो गया आपका मालवा पठार, मालवा पठार। और ये यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी हो गई। और यहाँ पर आ रही एक और श्रेणी आ रही है, उस श्रेणी का नाम क्या है? कैमूर श्रेणी। उस श्रेणी का नाम है कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी के जो पश्चिम है, पूर्व में तो ये हो गया मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड और मालवा पठार। और कैमूर श्रेणी के पश्चिम में जो है पहला हो गया यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार जो कहाँ है? झारखंड में है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे है जो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये कहाँ पर है? ये हो गया आपके एमपी और छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर का पठार हो गया आपके झारखंड में। और यहाँ पर एक है दंडकारण्यक पठार। ये हो गया आपके छत्तीसगढ़, ये हो गया एमपी, और ये तो हो गया आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्यक का पठार हो गया छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्यक पठार। और एक यहाँ जो मेघालय है, उस मेघालय में एक मेघालय का पठार है, मेघालय में एक मेघालय का पठार स्थित है। ये आप मैप के द्वारा एक बार नोट कर लीजिए। मेघालय का पठार मेघालय में, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। जेके झारखंड, जम्मू कश्मीर नहीं है बल्कि वो झारखंड हो गया। ठीक है मित्रों, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मध्यवर्ती उच्च प्रदेश और दूसरा दक्कन पठार। अभी अपन पढ़ रहे हैं मध्यवर्ती उच्च प्रदेश के बारे में, जिसका मैप ये रहा। ये अरावली श्रेणी है, ये विंध्याचल श्रेणी और ये कैमूर श्रेणी है।
विंध्याचल अरावली श्रेणी के पश्चिम में और कैमूर श्रेणी के पूर्व में। पहला तो है मेवाड़ पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार और चौथा मालवा का पठार। और फिर कैमूर श्रेणी के पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है, दूसरा बघेलखंड का पठार जो एमपी और छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है, फिर एक मेघालय का पठार जो मेघालय में स्थित है। एक बार इसको नोट कर लीजिए मैप के थ्रू और आप इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कौन सा कहाँ पर है और क्या इसकी स्थिति होगी, क्या मैपिंग होगी, वो मैपिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। एक बार ये उतारिए और दो बार। अब इनका बारी बारी से अपन अध्ययन करेंगे। नोट डालिए पहला मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, तो इसमें लिखते हैं यह अरावली के, अब मैप के थ्रू भी पढ़ना है अपन, यहीं देख के पढ़ेंगे ये कहाँ है, अरावली के पश्चिम में, तो लिखो अरावली के पश्चिम में। इसका ढाल क्या है, ढाल दिख रहा है, अरावली की यूं स्थिति है तो ढाल क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ढाल कहाँ हो गया इसका, पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया। दूसरा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, इसके बारे में लिखते हैं ये मेवाड़ पठार के, मेवाड़ पठार के पूर्व में, मेवाड़ पठार के या अरावली के पूर्व में लिखना, सॉरी अरावली के पूर्व में, ये मेवाड़ पठार के पूर्व में।